नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानेंगे उस सुल्तान के बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि क्या वो पागल था या दूरदर्शी महान शासक या उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। वह दूरदर्शी योजनाएं बनाता था या उसके क्रियान्वयन में गलती थी। इन सभी आयाम और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। उस शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। विदेशी यूरोपियन इतिहासकार एलिफिंस्टन व अन्य इतिहासकार मानते हैं कि उसमें पागलपन का अंश था, जबकि ईश्वरी प्रसाद, मेहदी हसन आदि इतिहासकार मानते हैं कि शासक मोहम्मद बिन तुगलक एक दूरदर्शी शासक था। इन सभी आयाम और पहलुओं पर अब हम चर्चा करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसके बचपन का नाम जोना खा था और इसके पिता की मृत्यु के बाद, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 में गद्दी पर बैठा और 1351 तक लगभग 25 वर्ष इसका शासनकाल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यह सिंहासन पर बैठा और संभवतः मध्यकालीन भारत के शासकों के चरित्र और नीतियों की दृष्टि से कोई शासक इतना विवादपूर्ण नहीं रहा जितना मोहम्मद बिन तुगलक रहा। उसका 26 वर्षीय शासन उचित ढंग से निर्मित किंतु गलत ढंग से क्रियान्वित की गई विनाशकारी योजनाओं और कार्यों की एक रोचक किंतु दुखद कहानी है। उसका मस्तिष्क नई नई योजनाएं बनाने में जितना तेज था, उतना ही जनता की मनोवृत्ति समझने में मंद था। वह जनता से ऐसी घनिष्ठता तथा पारस्परिक सहानुभूति कभी स्थापित नहीं कर सका जो उसकी योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए जाने के लिए अत्यंत आवश्यक थी। उसकी समस्त योजनाएं एवं कार्य भयंकर रूप से असफल सिद्ध हुए और उसके अत्यंत विनाशकारी परिणाम निकले, जिनके फलस्वरूप पूरे साम्राज्य में उसके विरुद्ध असंतोष और शत्रुता का वातावरण उत्पन्न हो गया। इन सब के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक युगांतकारी घटना है, क्योंकि उसके समय में विस्तार का सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य विस्तार था, किंतु साथ ही उसके समय विद्रोहों की एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ हुई जिन्होंने सल्तनत की नींव को हिलाकर रख दिया। यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में देश में राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्न किए, किंतु वह अपने प्रयत्नों में असफल रहा। उसकी मृत्यु के समय तक सारा प्रदेश दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से लगभग मुक्त हो गया और अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। क्यों हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ऐसा, इस बारे में जानते हैं। उसकी योजनाओं पर दृष्टिपात करते हैं, योजनाओं का अवलोकन करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अत्यधिक परिश्रमी और नवीन अन्वेषण करने वाला एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसे नई नई योजनाएं बनाने का बड़ा शौक था और यही कारण है उसके सिंहासन पर बैठने के बाद शासन के क्षेत्र में निम्नलिखित नई योजनाओं को जन्म दिया। सबसे पहले जैसे सुल्तान गद्दी पर बैठता है, उसने देखा कि उसको रिक्त राजकोष मिलता है, राजकोष बिल्कुल खाली। तो उसने एक दिमाग लगाया, अब एक योजना बनाई कि पहले राजकोष को भरा जाए, उसके बाद जो उसकी योजनाएं थी उन योजनाओं पर दृष्टिपात किया जाए। तो उन योजनाओं को बनाने से पहले उनको क्रियान्वित करने से पहले उसने अपने सलाहकारों से और अपने दिमाग से एक योजना बनाई। वो थी दोआब में करवर्दी। दोआब से तात्पर्य है दो नदियों के बीच की भूमि। ये जो क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक का क्षेत्र जो आता है, ये दोआब का क्षेत्र कहलाता है इतिहास में। यह क्षेत्र भारत का सबसे उपजाऊ, गंगा और यमुना जैसी नदियों के बीच का क्षेत्र है, जो भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर किसान समृद्ध हैं और कर अगर बढ़ाया जाता है तो देने में सक्षम भी है। योजनाएं अच्छी थी, सोच भी अच्छी थी, रिक्त राजकोष को भरने के लिए ये उपयुक्त कदम भी था। लेकिन क्या होती है गलती, समझते हैं। अब दोआब में जैसे ही कर की सीमा बढ़ाकर को
बढ़ाकर लगभग 50% कर दिया गया। तो समस्या आती है उस समय की परिस्थितियों पर और उस समय के जमीनी स्तर पर कार्य को लेकर के सुल्तान की ना समझी, क्योंकि सुल्तान ने जमीन स्तर पे किसानों की कैसी स्थिति है, अभी वो कर देने में सक्षम है या नहीं, समझ ही नहीं पाए और दुआब में कर की वृद्धि कर दी गई। कहा जाता है कि लगभग 60% तक कर बढ़ा दिया गया। और उस समय संयोग वंश ऐसा था कि अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने से दोआब के अंदर स्थिति खराब हो गई। किसान अकाल के समय में कहां से बढ़ा हुआ कर देते, तो और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे सख्ती के साथ वसूलना शुरू किया। सख्ती के साथ वसूलना शुरू करने से किसान अपनी खेती छोड़कर जंगलों में भाग गए और इस तरह से यह दोआब क्षेत्र बर्बाद हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक को जब बाद में इस बात का पता चला, उसे अपनी भूल पर का एहसास हुआ और उसने दीवान अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग का गठन किया और इसके मार्फत उसने अपने किसानों को तकाबी, तकाबी से तात्पर्य किस कृषि क्षेत्र में हल के लिए, बैल के लिए, बीज के लिए जो ऋण दिया जाता है वो तकाबी कहलाता है। उसने बाद में किसानों को तकाबी दिया और जो बचा हुआ राजकोष था वो भी लगभग वो तकाबी देने के कारण खाली हो गया। भरने की योजना थी और खाली हो गया। ये सुल्तान का अव्यवहारिक कदम था, अव्यवहारिक योजना थी जिसका सही तरीके से क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर पता नहीं लगाना, ये उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती थी, जिसकी सजा अल्टीमेटम जिम्मेदारी के पद पर सुल्तान है उसने नहीं लगाया, तो इसका दोष सुल्तान को जाता है। ये था इसकी पहली योजना। इसके बाद में आता है राजधानी परिवर्तन। 1326-27 में सुल्तान के पास में ये फीडबैक आया कि मंगोल आक्रमण के समय में दिल्ली नजदीक होने से ज्यादा आक्रमण होते हैं। दूसरा, दिल्ली की जनता से वो परेशान थे और तीसरा, वो अपने अधिकारियों को सबक सिखाना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे कारणों के बावजूद वो राजधानी परिवर्तन करना चाहते थे और उन्होंने दक्षिण भारत में वर्तमान महाराष्ट्र के में देवगिरी नाम के स्थान पर अपनी राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया और राजधानी परिवर्तन कर दी और यहाँ से पूरी दिल्ली को एक साथ खाली कर दी गई। बर्नी कहता है कि एक अंधा और लंगड़ा व्यक्ति दिल्ली में बचे जिनको भी घसीट कर ले जाया गया। इस तरह पूरी दिल्ली के सभी लोगों को वहां पर पहले आवास बनवाए गए, फिर वहां रखने की योजना बनाई गई। सारी जनता वहां पर पैदल वहां गई। हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के अंदर महिलाएं, बच्चे, गर्भवती औरतें, बूढ़े, बीमार, इन लोगों का वहां इतनी किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पहुंचना पैदल संभव नहीं था। कितने ही लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहां जाने के बाद में सुल्तान को वहां की आबो हवा पसंद नहीं आई। सुल्तान ने वहां से वापस चलने का निर्णय लिया और फिर बहुत सारे लोग फिर रास्ते में यूं ही मर गए। ये सुल्तान का एक अव्यवहारिक कदम था और सिर्फ निश्चयी तरीके से निर्णय लेने में सुल्तान अक्षम था। इस तरह सुल्तान का राजधानी परिवर्तन नामक योजना भी पूरी तरह फ्लॉप हो रहा। इसके बाद राजधानी परिवर्तन के बाद में बचा हुआ जो राजकोष था लगभग खाली के कगार पे था, अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पे थी। इस समय में सुल्तान ने एक और योजना बनाई, वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन से तात्पर्य है एक ऐसी मुद्रा प्रयोग में ली जाए सोने और चांदी की जगह, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगे। तो तांबे की बहुतायत होती है, भारत में पहले से ही तांबा निकलता था, तो तांबे की मुद्रा बनाने का विचार किया और उसके लिए टकसाल बनाई। उस तांबे की मुद्रा पर ना तो कोई शाही चिन्ह ऐसा होता था जो जिसको आम आदमी नकल नहीं कर सकते थे, इसलिए साधारण सी मुद्रा थी, उस पर कोई चिन्ह ऐसा राज्य चिन्ह नहीं होता था, ना कोई मोहर होती थी। और बर्नी कहता है प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया। ऐसा तो मैं नहीं मानता कि मुस्लिम इस लाभ से वंचित रहे होंगे। मुस्लिमों ने भी इसमें टकसालों का फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया होगा, फर्जी सिक्के बनाए होंगे, लेकिन कहते हैं कि हिंदुओं ने इस काम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और नकली सिक्के बाजार में प्रारंभ हो गए। बाद में सुल्तान को जो बाजार में नकली सिक्के चल रहे थे उनके बदले में चांदी के सिक्के दे करके और इस सांकेतिक मुद्रा का खत्म किया। राजकोष में जो बचा था वो भी अब नाम मात्र का बचा। इस तरह सुल्तान की अर्थव्यवस्था और राजकोष लगभग खाली हो चुका था। इसके बाद में इस सुल्तान ने एक और निर्णय लिया, वो था कराचिल अभियान। कराचिल जो क्षेत्र है वह
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ से सुल्तान को सूचना आई कि यहाँ पर उपयुक्त समय है अधिकार को लेकर के। यहाँ के राजा के ऊपर जनता का विश्वास नहीं रहा, तो यहाँ आक्रमण किया जा सकता है। और कराची आक्रमण के लिए सुल्तान ने आनन फानन में बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की, उनको एडवांस में वेतन दिया। और जैसे ही सुल्तान वहां सर्दी के मौसम में पहुंचता है, ये क्षेत्र चाइना के आसपास का क्षेत्र है, और यहाँ जैसे सुल्तान यहाँ पहुंचता है उस मौसम में बर्फ गिर जाती है, बड़ी संख्या में सैनिक बर्फ में दबकर मर जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से सुल्तान वापस जान बचाकर अपने कुछ सैनिकों के साथ वापस लौटता है। इस तरह कराची अभियान भी सुल्तान का फिलहाल रहा। इसके बाद आता है सुल्तान की एक और योजना, वह खुरासान योजना। खुरासान क्षेत्र मध्य में पड़ता है। यहाँ सुल्तान के पास सूचना आती है कि खुरासान की गद्दी पर सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों में झगड़ा चल रहा है। उपयुक्त समय है, खुरासान को जीत करके अपने रिक्त राजकोष को भरा जा सकता है। सुल्तान ने 1 साल का अग्रिम वेतन देकर एक सेना की भर्ती की, और भर्ती करने के बाद में वहां खुरासान के लिए अभियान किया जाता है। लेकिन रास्ते में ही सुल्तान को पता लगता है कि दोनों भाइयों में सुलह हो चुकी है। सुल्तान फिर सेना को वापस लाता है और भंग कर देता है। इस तरह 1 साल का अग्रिम वेतन देने से और फिर उस सेना को भंग करने से दो तरफा नुकसान हुआ। एक तो जो राजकोष में जो इतना धन बचा हुआ था वो खत्म हो गया, दूसरा सेना इतनी बड़ी लाखों की संख्या में सेना बनाने के बाद उसे भंग करने के कारण वो लोग विरोध में आ गए। इस तरह इस सुल्तान का शासनकाल 1336 में दक्षिण भारत के अंदर विजयनगर की स्थापना, हरिहर बुक्का, और इसके बाद बहमनी साम्राज्य अबुल बहमन शाह के नेतृत्व में 1347 में जो गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर का क्षेत्र था, बिदर बरार, ये विद्रोह की इस परंपरा शुरू होती है। और ये सुल्तान का शासनकाल बड़ा ही विवादास्पद रहा, जो हमने आज जाना। धन्यवाद। इस सुल्तान के समय में कुछ समस्याएं ऐसी रही जिनके बारे में हमें अभी जानना होगा कि ये जो सुल्तान था, इसके समय में दोआब में जो करवर्दी की, कृषि विभाग का निर्माण, दीवान अमीर कोई की स्थापना की, राजधानी परिवर्तन की, या खुरासान अभियान या कराची अभियान, सारी योजनाएं असफल हुई। इन योजनाओं में चाहे वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो या उसकी धार्मिक नीति, सभी योजनाएं असफल रहने से मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के शासकों में एक असफल शासक के रूप में जाना जाता है। चाहे उसका नगरकोट अभियान हो, चाहे कराचल अभियान हो, चाहे खुरासान अभियान हो, इन सभी योजनाओं में उसके विरोधी तत्वों का मिश्रण जरूर देखा जाता है। जैसा कि एलिफिंस्टन नामक इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी तत्वों का मिश्रण, वह एक पागल या दूरदर्शी। इस बारे में हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के इतिहास के शासकों में सबसे दूरदर्शी था, सबसे अधिक भाषाओं का ज्ञाता था, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। इसके बावजूद भी व्यवहारिक योजनाओं का, व्यवहारिक ज्ञान के अभाव के कारण मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा। यह हमने आज जाना। धन्यवाद।